आज हम बात करेंगे एक ऐसी व्हीट वैरायटी के बारे में जो डायबिटीज वालों के लिए भी वरदान है और ग्लूटेन एलर्जी के लिए तो मतलब उसमें ग्लूटेन है ही नहीं, ना के बराबर है। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस और एज वेल बड़ा ही खतरनाक भी है। लगभग 1% लोग ग्लूटेन एलर्जी से ऑल ओवर वर्ल्ड सफर कर रहे हैं और डायबिटीज का तो आप लोगों को पता ही है, हर घर में डायबिटीज का पेशेंट है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब इन चीजों से बचा कैसे जाए, हम अपने खान पान में क्या सुधार करें जिससे ये प्रॉब्लम होना, अगर हो रखी है तो ये कंट्रोल हो जाए। तो उसके लिए जो भोजन है आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज और ग्लूटेन एलर्जी के लिए कैसा खाना खाना चाहिए हमें। सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है, शुगर जो डायबिटीज बोलते हैं आखिर होती क्या है, हमें क्यों होती है। जब हम भोजन करते हैं उस भोजन से हमारी बॉडी में शुगर रिलीज होता है जो हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। अब जब इंसुलिन रिलीज होता है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें फिर से कुछ खाने की इच्छा होती है और सेम प्रोसेस रिपीट होता है। अब जो हम खाना खा रहे हैं बार बार, अगर वो हाई कार्ब्स है, लो फाइबर है या उसमें फाइबर है नहीं, तो हमारे बॉडी में डायबिटीज होने की संभावना जो है वो 100% तक बढ़ जाती है। अब हाई कार्ब्स क्या है? हाई कार्ब्स है जैसे चीनी, मान लो आप, शुगर है, इसमें सिर्फ एनर्जी है, कार्ब्स है। हम सबको पता है कार्ब्स जो है दैट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। और फाइबर क्या होता है? फाइबर क्या है? हमारे जो बॉडी में जो स्लो डाइजेस्टिंग कर देता है प्रोसेस को, खाना पचने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। तो वैसे ही जब फाइबर और कार्ब्स का अच्छा रेशियो होगा तो उसमें जो शुगर जो रिलीज होती है खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में, वो स्लो रिलीज होगी, एकदम से स्पाइक नहीं होगी। इसमें जो है एनर्जी लेवल एक तो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहेगा बॉडी का, ऊपर से जो एनर्जी है वो स्लो रिलीज होगी बॉडी में। वैसे ही इंसुलिन भी स्लोली रिलीज होता रहेगा जिससे हमारी बॉडी में शुगर होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अब हमें करना क्या चाहिए? शुगर डायबिटीज के पेशेंट के लिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कार्ब्स और फाइबर का एक बैलेंस्ड रेशियो हो, जिसको बोलते हैं लो जीआई, ग्लिसेमिक इंडेक्स। लो ग्लिसेमिक इंडेक्स जिस खाने में भी है हमें वो खाना खाना चाहिए। हमें शुगर होगी नहीं, अगर हो रखी है तो कंट्रोल हो जाएगी। और ये सबसे अच्छी चीज है, दिस इज वेरी गुड फॉर प्री डायबिटिक पेशेंट्स। अगर वो शुरू से ही लो जीआई का खाना खाना शुरू कर देते हैं जिस खाने में ग्लिसेमिक इंडेक्स काफी लो है, तो ये 100% है कि उनको शुगर नहीं हो सकती है। तो आप रूटीन में ऐसा खाना शुरू करें। अगर आपको डायबिटीज है या नहीं है तो आप लो ग्लिसेमिक इंडेक्स का खाना आप देखें, नेट पे देखें, गूगल पे देखें और आप ये शुरू करें, लो ग्लिसेमिक इंडेक्स डाइट लेना शुरू करें। अब हम बात करेंगे ग्लूटेन एलर्जी के बारे में। ग्लूटेन एलर्जी क्या होती है? सबसे पहले व्यक्ति जिसको ग्लूटेन एलर्जी है वो अपनी डाइट में 10 to 100 mg की अगर ग्लूटेन डोजेज लेता है तो वो उसके लिए सेफ है। और जैसे ही इससे आगे ग्लूटेन हमारे अंदर जाता है, इनटेक हम करते हैं, तो हमें हमारे इंटेस्टाइन में सूजन देखने को मिलती है और हमें प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल व्हीट जो है, नॉर्मल गेहूं है, उसके अंदर 9% ग्लूटेन है। जैसे हम दिन में 2 बार या 3 बार हम व्हीट से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट जैसे ब्रेड है या रोटी है या और भी कोई खाने की चीज है लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें 9% ग्लूटेन होने की वजह से ग्लूटेन लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा और जिससे हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब तरीका क्या है? अब ये लगभग आपको है ना दोनों चीजें इकट्ठी मिलेंगी। जो बड़े लोग हैं उनमें सिर्फ डायबिटीज की प्रॉब्लम बनेगी। जो आज की जनरेशन आ रही है जिसमें ग्लूटेन एलर्जी भी पाई जा रही है,
उन बच्चों में ग्लूटेन एलर्जी भी है, साथ में डायबिटीज भी है। ऐसे केसेस ज्यादा आ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे ही आप ग्लूटेन एलर्जिक पेशेंट वो खाना खाता रहेगा जिससे उसको एलर्जी है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये आगे चल के शुगर बन जाती है, डायबिटीज हो जाती है पेशेंट को। तो इससे बचने के लिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी व्हीट वैरायटी के बारे में जो डायबिटीज वालों के लिए भी वरदान है और ग्लूटेन एलर्जिक के लिए तो मतलब उसमें ग्लूटेन है ही नहीं, ना के बराबर है। 0.07% ग्लूटेन है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अगर ये व्हीट खाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या है, हमारी हैबिट ऐसी डेवलप हो चुकी है, फूडिंग हैबिट जो है, कि हम गेहूं के बगैर रह ही नहीं सकते। हमें तीनों टाइम में गेहूं से बनी हुई कुछ भी चीज, चाहे रोटी हो या ब्रेड हो, हमें चाहिए होती है, तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो अब ये वैरायटी कौन सी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये वैरायटी के प्रति इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है, लोगों को क्यों नहीं पता है कि भी ऐसी भी वैरायटी है कि जिसमें ग्लूटेन भी नहीं है, इसमें जो ग्लिसेमिक इंडेक्स है वो काफी लो है इसका। अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया, यहाँ पे शासन किया, तो उनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स थी वो हमारे जो गेहूं पैदा होता था उसको प्रोसेस नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने क्या तरीका निकाला, उन्होंने बीज दिए, जो गेहूं वहां पे प्रोसेस होते थे, किसानों को फ्री में बीज बांटे, सीड्स दिए उन्होंने, और उनको खरीदने की गारंटी भी दी, भाई जितना भी आपके अनाज पैदा होगा हम खरीदेंगे और आपको पैसे देंगे। अब मंडी प्रथा शुरू हुई, मंडी सिस्टम चालू हो गया। अब जो अंग्रेजों ने जो सीड्स दिए थे वो उगा के आप लेके आ रहे हैं, तो आपका गेहूं खरीद लिया जाता था, आपको पैसे मिल जाते थे। अब जो एंशिएंट वैरायटीज थी, जो हम काफी टाइम से उगाते हुए आ रहे थे, जो हमारी इंडियन देसी वैरायटीज थी, उनको अंग्रेजों ने खरीदना बंद कर दिया, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। इसी तरीके से आगे हमारी सरकारों ने इसी प्रचलन को बढ़ाया, इसी सिस्टम को आगे बढ़ाया। उन्होंने भी ऐसी वैरायटीज, जो देसी हमारी वैरायटीज थी, उनको खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और कोई इस तरह की अवेयरनेस के लिए भी कोई सिस्टम नहीं रखा गया कि ठीक है आप खरीद नहीं रहे हैं तो लेकिन हम अपनी वैरायटीज को कम से कम बचा के तो रखें, जो एंशिएंट वैरायटीज हैं हम उनको सेव तो करें। लेकिन इसके लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया गया। कुछ किसान कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, वो भी बेचारे जैसे तैसे कर रहे हैं, उगा रहे हैं, वो शौकीनी तौर पे लगा लो या किसी को कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से लगा लो, वो कर रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटा लेवल है। उसको एक आप किसी स्टेट लेवल पे भी नहीं कह सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल तो एक अलग की बात है, स्टेट लेवल पे भी वो सप्लाई नहीं हो सकती है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डायबिटीज या ग्लूटेन एलर्जी के बारे में बात करने जाएंगे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, डॉक्टर आपको हमेशा रिकमेंड करेगा कि जी आप शुगर इंटेक कम कर दो। ठीक है जी, शुगर इंटेक कम कर दी, लेकिन क्या डायरेक्ट शुगर लेना बंद करने से क्या हमारी समस्या हल हो जाएगी? नहीं होगी। चीनी खानी हमने बंद कर दी, गुड़ खाना हमने बंद कर दिया, लेकिन हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें या तो कार्ब्स बहुत ज्यादा है, फाइबर का रेशो नहीं है या ना के बराबर है, वो भी एक तरह का इनडायरेक्ट शुगर ही है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जैसे ही जाएगा ब्लड शुगर लेवल आपका स्पाइक हो जाएगा, जिसके लिए आपकी बॉडी को अगेन इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। अब हम लोगों ने इसके ऊपर स्टडी की कि ऐसे क्या रीजन है आज हमें हर व्यक्ति को एक खाने पीने के बारे में बातें करनी पड़ती है। तो उसका रीजन निकल के ये आया कि एक तो हम किसी भी चीज को उगाते कैसे हैं, हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं। हमने सीड डाला, सीड के साथ हम यूरिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल स्प्रे ये कर रहे हैं, तो वो खाना हमारे अंदर जाएगा तो क्या करेगा। दूसरा, जो हमने अनाज पैदा किया केमिकल्स का यूज करके, उसको प्रोसेस कैसे किया हमने, खाने के लायक कैसे बना रहे हैं, वो मैटर करता है। अब जैसे ब्रेड है फॉर एग्जांपल, अब ब्रेड जब बनती है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ग्लूटेन डाला जाता है। आप इसके जो न्यूट्रिशंस इंफॉर्मेशन है या जो कोई इसके बारे में नॉलेज रखता हो उसको पता होगा, इसकी सॉफ्टनेस देने के लिए इसके अंदर
एक्स्ट्रा ग्लूटेन डाला जाता है जो कोई किसी को नहीं बताता है। अब ग्लूटेन एलर्जिक पेशेंट, अब वो एक स्लाइस ब्रेड का भी लेगा, वो चाहे आप होल व्हीट ब्रेड ले लो, चाहे आप व्हाइट ब्रेड ले लो, कोई भी ब्रेड ले सकते हो, ऑल आर सेम। सिर्फ ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है कि ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से वो हो जाएगा। एक्चुअली जो हमारी जो नेचुरल जो चीज है ना, उसका कोई भी जोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। आप ये खाएंगे नेचुरली तो आप ठीक रहेंगे, अदरवाइज एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप में प्रॉब्लम स्टार्ट होनी है। अब तीसरी चीज है, अब हमने प्रोसेस तो कर लिया, अब प्रोसेस्ड फूड को हम आगे क्या चल के प्रोसेस कर रहे हैं कि ऑयल है या कोई भी आपके स्पाइसेस हैं, या आप उसको ताज़ा खा रहे हैं, फ्रेश खा रहे हैं बेक्ड होने के बाद, या आप उसको बासी करके खा रहे हैं, ये एक आपका मैटर करता है इन चीज़ों को, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। अब ये होगी खाने की बात। अब बात आती है, अब खाना तो हमने खा लिया, जैसा भी खाना खाया, अब खाना खाने के बाद हमने क्या किया है? क्या हमने एक्सरसाइज की है, या हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी की है, या हम खाना खाने के बाद सो गए या बैठ गए या अपना काम करने लग गए? हमें फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। अगर हमें ढंग से रहना है, अगर हम एक अवेयर हैं इस चीज को लेके, तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। दूसरा, हमें खाना ऐसा खाना पड़ेगा, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, कि जिसका ग्लिसेमिक इंडेक्स लो हो। हर आदमी को खाना वही खाना चाहिए, चाहे वो बीमार हो या ना हो। और जो ग्लूटेन एलर्जिक हैं उनके लिए तो देखो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। उनके लिए सॉल्यूशन यही है कि या तो आप पर्ल मिलेट पे जाएं, जौ पे जाएं, जवार पे जाएं, और या फिर आप गेहूं खाना चाहते हैं तो ये एक ही वैरायटी है जो आपको एक नया जीवन दे सकती है। इसके साथ आप मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे पर्ल मिलेट हो गया, चना हो गया, या और कोई जो आपकी इंटरेस्ट का कोई भी आइटम है, आप उसको मिक्स करके भी इसकी चपातियाँ या रोटी बनवा सकते हैं। और ये खाने में भी बड़ा टेस्टी है। और फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। फाइबर ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है ना, ग्लूटेन एलर्जिक जो भी पेशेंट होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है, शुगर पेशेंट के भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। फाइबर ज़्यादा होने की वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी 100% ठीक हो जाएगी। इस व्हीट की एक खास बात और है, दुनिया में किसी भी व्हीट में कोई भी वैरायटी आप रिसर्च कर लेना, आप देख लेना, किसी के अंदर भी फोलिक एसिड नहीं पाया जाता। फोलिक एसिड का इंपॉर्टेंस हम सबको पता है, खासकर जो लेडीज हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, उनको डॉक्टर फोलिक एसिड रिकमेंड भी करते हैं। फोलिक एसिड इस गेहूं में 3 टाइम्स ज्यादा होता है किसी भी फूड से जिसमें फोलिक एसिड पाया जाता है। गेहूं में तो पाया नहीं जाता है, तो गेहूं से गेहूं का तो कंपैरिजन खत्म ही हो गया। इस वैरायटी का अदर व्हीट वैरायटी से कंपैरिजन नहीं है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं जिस खाने में फोलिक एसिड, आप ये मानते हैं कि दिस इज द गुड सोर्स फॉर फोलिक एसिड, आप उससे इसका कंपेयर करेंगे तो इस व्हीट वैरायटी में 3 टाइम्स ज्यादा फोलिक एसिड मिलेगा आपको। अब जिस व्हीट वैरायटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम पैगम्बरी व्हीट वैरायटी है। इसको सोना मोती भी बोल देते हैं। आप पैगम्बरी व्हीट वैरायटी की जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, या आप कहेंगे तो हम आपको इसकी टेस्ट रिपोर्ट भी अवेलेबल करवा सकते हैं। इसकी जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो अनमैच्ड है, ये नॉर्मल व्हीट से बिल्कुल डिफरेंट है, और ये लगभग 4500 ईयर्स पुरानी है। हड़प्पा के टाइम पे ये उगाई जाती थी। अब धीरे धीरे ये लुप्त हो चुकी है क्योंकि इसके बायर्स नहीं थे, मंडी सिस्टम में इसको नहीं खरीदा गया, इसका कोई एक्स्ट्रा रेट नहीं मिला, क्योंकि जो इसका प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होता है, लगभग 6 से 7 क्विंटल पर एकड़ ये होती है। अब नॉर्मल व्हीट वैरायटी के रेट में अगर इसको बेचा जाएगा तो वो फार्मर है वो लॉस में ही रहेगा, तो इसलिए लोगों ने इसको उगाना छोड़ दिया। अब लोगों ने उगाना छोड़ दिया तो इसके बेनिफिट्स हमें तब पता लगे जब हम लोगों ने उगाना छोड़ दिया।
क्योंकि जब तक सारे लोग खाते ही थे तो ये प्रॉब्लम सी नहीं थी, जैसे डायबिटीज है या ग्लूटेन एलर्जी है या और भी कोई फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि प्योर होता था, नेचुरल होता था, ऑर्गेनिक लेवल पे फार्मिंग की जाती थी। जब से हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिल्क रिवॉल्यूशन आया है हमारे भारत में, तब से क्वांटिटी पे बात होने लग गई, क्वालिटी पे बात नहीं हुई। अब क्वांटिटी पे बात हो रही है तो हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी मतलब हेल्थ, सब कुछ हम छोड़ चुके हैं। हम सिर्फ क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं। हर चीज के अंदर ये आ गया है कि हम किस लेवल पे इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। क्वालिटी कैसी है, नो वन इज टॉकिंग, नो वन इज केयरफुल कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तभी याद आती है उस चीज की जब हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इस वैरायटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में, रूटीन डाइट में। अगर आपको है डायबिटीज है या आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। और बाकी का खाना भी आप ऐसा खाइए जिसमें लो ग्लिसेमिक इंडेक्स हो। चेक कीजिए आप, उसमें 15 मिनट का टाइम लगेगा। आप ये देखिए आप पूरे दिन में खाते क्या क्या है, उसका आप ग्लिसेमिक इंडेक्स चेक कीजिए। जो आपके ग्लिसेमिक इंडेक्स जिन चीज़ों का हाई है उसको आप अपनी रूटीन से बाहर कर दीजिए। जो फिट बैठ रहे हैं उनको आप लीजिए, आपको बहुत सारी समस्याएं नहीं होंगी। नेचुरल पे स्विच करिए अपनी फूडिंग हैबिट को, ऑर्गेनिक के ऊपर। केमिकल से दूर रहिए। केमिकल्स, आज आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कोई भी चीज़ है, मतलब पिज़्ज़ा खा रहे हैं या कोई फ्रोजन फूड खा रहे हैं या कोई आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, वो आप अवॉइड कीजिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो। अदरवाइज प्रॉब्लम्स आप खुद इनवाइट कर रहे हैं। आपको प्रॉब्लम्स हो नहीं रही है, आप इनवाइट कर रहे हैं आप प्रॉब्लम्स को। अब सपोज आटा है, मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ये कंटेंट के साथ बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा वीडियो जिस वैरायटी के हम बारे में बात कर रहे हैं या जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं उसको पूरा कवर कर दे। अब आटा है, किसी भी ब्रांड का हम आटा खरीदते हैं तो उस ब्रांड की आप सबसे पहले जाके उसकी एक्सपायरी डेट देखिए, आप कितने महीने की होती है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक आपको, 1 महीने से लेकर आपको 6 महीने तक एक्सपायरी डेट्स मिल जाएंगी। व्हीट फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं। या आप कोई भी आटा उठा लीजिए आप मार्केट से, किसी भी ब्रांड का, वेल से वेल नोन ब्रांड का चेक कीजिए आप। और आपने घरों में भी आटा, आज के टाइम पे तो लोग जो मेट्रो सिटीज हैं, फास्ट लाइफ की वजह से आप लोग नहीं करवा पाते हैं, या करवा तो सकते हैं लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं है वो सब चीजें करने में। आप आटा पिसवाइए और उसको आप घर में रख दीजिए 15 दिन के लिए, ज्यादा नहीं, जस्ट फॉर 15 डेज। और आप देखिए उनके अंदर कुछ न कुछ इंसेक्ट्स आ जाएंगे, कीड़े हो जाएंगे उसके अंदर। तो जब आप घर में पिसे हुए अनाज को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो एक पैकेट में वो कैसे रह सकता है इतने दिन तक? सिर्फ उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। अब वो आटे को वहां पे पैकेट में खराब होने नहीं दे रहा है। जब आप उसकी चपाती रोटी बना के खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होने देगा उसको। आप सोचिए, जो प्रिजर्वेटिव जिस क्वांटिटी में उस आटे के अंदर, व्हीट फ्लोर के अंदर डाला हुआ है, जब वो रोटी के शेप में लगा लीजिए या खाने के शेप में लगा लीजिए, आपके अंदर जाएगा, आपके पेट के अंदर जाएगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा? इजीली नहीं होगा। जैसे ही डेली रूटीन में चीजें ऐड हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रखी है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रखी है, कैंसर हो गया है, थायराइड प्रॉब्लम हो गई है, ओबेसिटी हो गया है। तो हम ये सोचते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्यों हो गई है। अब जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे ना क्यों हो गई है, तो हमारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। हमारी तो फूड हैबिट्स की वजह से हो गई है खराब, लेकिन हम जो आने वाली जनरेशन है उनको अवेयर करके इस चीज़ के बारे में, हमारे घर पे ऐसे आइटम्स ना लाके हम उनको अवेयर करके इन होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। अब अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी है तो हम खाना नहीं चाहते हैं।
खाना क्यों नहीं चाहते हैं? भाई हम पैक्ड फूड की तरफ आ चुके हैं। हमें सब कुछ बना बनाया चाहिए। हमें इंटरेस्ट नहीं है गेहूं खरीदो, उसका आटा बनवाओ, फिर उसको बनाओ, फिर उसको खाओ। हम नहीं चाहते हैं ऐसा। लेकिन अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जीना है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। हमें मेनली फोकस 2 ही चीज़ों पे रखना है, अच्छा खाना और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज। वो किसी भी बेसिकली जो बैगनरी व्हीट है देखने में गोल होता है, राउंड शेप में होता है। ये आप इसे अपनी डेली डाइट में यूज कीजिए। और हम यूज कर चुके हैं इस गेहूं को काफ़ी पेशेंट के ऊपर, दोनों के ऊपर, डायबिटीज वाले के ऊपर भी और ग्लूटेन एलर्जी वालों के ऊपर भी। तो आप हमें बड़े अच्छे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आए। आज वो गेहूं खा रहे हैं, बड़े अच्छे से खा रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिए, शायद आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। थैंक यू।